नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू श्रीवास्तव चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे भी हम पिछली बार भी आपके लिए ला चुके हैं कई सॉल्व पेपर, इस बार हम लाए हैं आपके लिए 2017 NCVT हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर थ्योरी का सेकेंड सेमेस्टर का प्रश्न पत्र। दोस्तों, इसमें कुल 30 प्रश्न हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और इसमें 25% अंकों की कटौती की जाती थी, जो कि अब नहीं की जाती। तो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, खराब पानी के सैंपल में नाइट्रोजन की उपलब्धता किसके कारण होती है? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड ऑप्शन है प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है फैट और फोर्थ ऑप्शन है विटामिन। तो दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन की उपलब्धता की बात की जा रही है, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, तो उसके लिए हमारा सही जवाब होगा बी, प्रोटीन। प्रोटीन के कारण खराब पानी के सैंपल में नाइट्रोजन की उपलब्धता हो सकती है। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, पाइपों द्वारा प्रवाहित शोधित जल को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म जैविक गुण है। तो दोस्तों यहाँ पर सूक्ष्म जैविक गुण की बात की जा रही है, जिसमें ऑप्शन है हमारे सूक्ष्म परीक्षण, सेकेंड ऑप्शन है हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया की प्रति प्लेट संख्या, सेकेंड ऑप्शन है कॉलीफॉर्म का MPN टेस्ट, फोर्थ ऑप्शन है रोगाणुओं की पहचान। तो दोस्तों यहाँ पर सूक्ष्म जैविक गुणों की बात की जा रही है, तो उसके जो है शुद्ध करने के लिए हम लोग माइक्रो परीक्षण यानी सूक्ष्म परीक्षण करते हैं। दोस्तों इसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक गहरे ट्यूबवेल से प्राप्त पानी शुद्ध कैसे किया जा सकता है? जिसमें ऑप्शन है हमारे वेल की पूर्व सेटिंग द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है केवल स्कंदक और उड़न द्वारा। यहाँ पे स्कंदक और उड़न से मतलब कोगुलेशन एंड फोकुलेशन से है। थर्ड ऑप्शन है केवल फिल्टर करके और फोर्थ ऑप्शन है केवल असंक्रमण द्वारा यानी डिसइंफेक्शन करके। तो दोस्तों हमारे ट्यूबवेल का पानी ऑलरेडी ही शुद्ध होता है, तो इसके यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से जो हमारा राइट आंसर हो सकता है तो है ए, वेल की पूर्व सेटिंग द्वारा, क्योंकि इसमें पहले ही सेटिंग करके पानी को शुद्ध किया जा सकता है, इसीलिए हमारा पानी पहले से ही शुद्ध होता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, संताप मंडल में ओजोन परत का क्षय किस रोग के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों यहाँ पर संताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर की बात की जा रही है, जिसमें हमारे ऑप्शन हैं, फर्स्ट ऑप्शन है लंग कैंसर, सेकेंड ऑप्शन है न्यूमोनिया, थर्ड ऑप्शन है ब्रेन ट्यूमर और फोर्थ ऑप्शन है स्किन कैंसर। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेजेस से जो हमें नुकसान होता है शरीर में, तो वो अधिकतर हमारी बॉडीज़ पे स्किन कैंसर का रोग उत्पन्न कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड मानव स्वास्थ्य के लिए किस रूप में हानिकारक है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें याददाश्त चली जाती है, सेकेंड ऑप्शन है यह कैंसर जन्य है, थर्ड ऑप्शन है यह रक्त की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को कम कर देती है, फोर्थ ऑप्शन है यह रक्त कैंसर का कारण हो सकती है। तो दोस्तों जब कार्बन मोनोऑक्साइड मानव के स्वास्थ्य पर असर डालते हैं तो मानव को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे सही जवाब है सी, यह रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक ठोस कचरा प्रबंधन की पारिस्थितिकी गहित विधि है? तो दोस्तों यहाँ पे सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड की बात की जा रही है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है सैनिटरी लैंडफिल, सेकेंड ऑप्शन है जलाना यानी इंक्रिएशन, थर्ड ऑप्शन है कंपोस्ट यानी कंपोस्टिंग और फोर्थ ऑप्शन है ताप अपघटन। तो दोस्तों यहाँ पे ठोस कचरा प्रबंधन की बात की जा रही है, तो उसके लिए हमारा जो सही मेथड होता है वो होता है इंक्रिएशन यानी जलाना। ये सॉलिड वेस्ट को जो है सही तरीके से प्रबंधन करने की उत्तम विधि है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, महानगरों के रोज के
ठोस कचरा प्रबंधन के लिए प्रयुक्त लैंडफिल विधि किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो जिसमें हमारे ऑप्शन हैं, फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्पैक्ट साइल, सेकेंड ऑप्शन है जियो मेम्ब्रेन्स, थर्ड ऑप्शन है जियो टेक्सटाइल, फोर्थ ऑप्शन है जियो कंपोजिट। तो दोस्तों यहाँ पर ठोस कचरा प्रबंधन की बात की जा रही है, तो उसके लिए हमारा जो सही जवाब होगा वो है ए, कॉम्पैक्ट साइल। इसके द्वारा जो है ठोस कचरा प्रबंधन के लिए ये प्रयुक्त लैंडफिल की सबसे सही विधि है या सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, भारतीय महानगरों में सॉलिड वेस्ट में एंटर्स की संख्या किस कारण ज़्यादा हो सकती है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है सड़कों को बुहारने से, सेकंड ऑप्शन है नालियों की गाद के कारण, थर्ड ऑप्शन है इमारतों के विध्वंस से जनित कचरा, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर सॉलिड वेस्ट में इंटरेस्ट की संख्या की बढ़ाने की बात की जा रही है, तो उसके लिए ये सारे कारण उत्तरदायी हैं, तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा ये सभी। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। हमारा प्रश्न है, अप्रबंधित सॉलिड वेस्ट के कारण कौन सा रोग हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर सॉलिड वेस्ट को अगर हम सही तरीके से ना मैनेज करें तो हमें कौन सा रोग हो सकता है उसकी बात की जा रही है। तो जिसमें हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मलेरिया, सेकेंड ऑप्शन है प्लेग जनित कृंतक, थर्ड ऑप्शन है टाइफाइड और फोर्थ ऑप्शन है पेचिस। तो दोस्तों मलेरिया, टाइफाइड ये तो मोस्टली जो है मच्छर वगैरह के काटने से हो सकते हैं, प्लेग हमारा चूहों के फैलने से होता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो सकता है डी यानी पेचिस, डिसेंट्री। जब सॉलिड वेस्ट पर जो हमारा हम उसका सही तरह से निस्तारण नहीं करते हैं तो उस पर जो मक्खियाँ बैठती हैं वो मक्खियाँ हमारे खाने की चीज़ों को दूषित कर देती हैं जो हम खाना खाते हैं, तो जिसके कारण हमें डिसेंट्री जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसी ऑक्सीकारककर्ता जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा कहलाती है? जिसमें ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी, सेकेंड ऑप्शन है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी, थर्ड ऑप्शन है सापेक्षिक स्थायित्व और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसे आप क्वेश्चन में ही देख रहे हैं कि इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात की जा रही है जो कि हमारा केमिकल है, तो केमिकल के लिए हमारा जो है राइट आंसर है बी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, डैश एक पुरानी उपापचयी बीमारी है जो रक्त के शुगर की मात्रा के कम या ज़्यादा होने से होती है और जिसके परिणाम स्वरूप हृदय, रक्त सिराओं की क्षति, किडनी और कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। जिसमें ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है कैंसर, सेकेंड ऑप्शन है कार्डियोवास्कुलर, थर्ड ऑप्शन है डायबिटीज़ और फोर्थ ऑप्शन है श्वसन संबंधी बीमारियां। तो दोस्तों यहाँ पर शुगर की मात्रा कम या ज़्यादा होने से बात की जा रही है, तो जैसा आप ऑप्शन में ही क्वेश्चन से ही जान सकते हैं, तो ये इसके लिए हमारा सही जवाब है सी, डायबिटीज़। और ये काफ़ी पुरानी बीमारी भी है जो हमारे हृदय और रक्त सिराओं की क्षति को या किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की बात की जा रही है, तो जिसमें हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मलेरिया, सेकेंड ऑप्शन है डेंगू, फोर्थ ऑप्शन है जेई और डी ऑप्शन है कैंसर। दोस्तों यहाँ पे जेई से मतलब जापानीज इन्फ्लाइटिस की बात की जा रही है जो भी एक मॉस्किटो से फैलती हैं। तो यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की बात की जा रही है, तो उसके लिए हमारा सही जवाब है डी, कैंसर। कैंसर जो है वो हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, असंक्रामक बीमारियां यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ पुरानी बीमारियां हैं जो लंबे समय तक रहती हैं और फैलती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वो कैसे फैलती हैं उसकी बात की जा रही है, तो जिसमें हमारा ऑप्शन है शीघ्रता से, विस्तृत रूप से, धीरे धीरे और तीव्रता से। तो दोस्तों जो कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं पुरानी हैं वो हमेशा धीरे यानी स्लोली फैलती हैं
और इसीलिए हमें इनका समय पर पता भी जल्दी से नहीं चल पाता। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न है, हैलोजन टेस्ट होते हैं और कुछ मायनों प्राणियों के लिए हानिकारक और प्राणघातक हो सकते हैं। तो इसमें इनकी एक्टिवनेस की बात की जा रही है, तो इसमें ऑप्शन है हमारे कम सक्रिय, बी ऑप्शन है निष्क्रिय, सी ऑप्शन है अधिक सक्रिय और फोर्थ ऑप्शन है अधिक प्रतिक्रिया परक। तो दोस्तों यहाँ पर हैलोजेंस की बात की जा रही है, तो जो हैलोजेंस हमारे होते हैं वो अत्यधिक प्रतिक्रिया परक होते हैं, यानी हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यानी हमारे लिए प्राणघातक भी हो सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारे अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न है, मनुष्यों में विक्टर बोन की बीमारियां डैश के कारण होती हैं, जिसमें ऑप्शन है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पैथोजेंस, सेकंड ऑप्शन है पैरासाइट्स, थर्ड ऑप्शन है पैथोजेंस और पैरासाइट्स, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ह्यूमन में वेक्टर बॉर्न डिसीज़ की बात की जा रही है, तो उसके लिए हमारा सही जवाब होगा सी, पैथोजेंस और पैरासाइट्स। ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेक्टर बॉर्न डिसीज़ के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। डेंगू एक संक्रामक बीमारी है, यह किसके कारण होती है? तो दोस्तों यहाँ पे ये बताना है कि ये किस वायरस के कारण फैलती है, जिसमें ऑप्शन है हमारे कोरोना वायरस, सेकेंड ऑप्शन है फ्लैवी वायरस, थर्ड ऑप्शन है अल्फा वायरस और फोर्थ ऑप्शन है रेडू वायरस। तो दोस्तों जो डेंगू होता है वो हमारे रेडू वायरस के थ्रू फैलता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, असंक्रमण उच्च स्तर का असंक्रमण हो जाता है जब उसका तल एक नियत ताप के जल के संपर्क में रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर टेम्परेचर्स की बात की जा रही है कि वो संक्रमण की बात की जा रही है कि वो कौन सा संक्रमण है जो उच्च स्तर का संक्रमण हो जाता है, जिसमें हमारे ऑप्शन है ऊष्मीय यानी थर्मल, सेकंड ऑप्शन है रासायनिक यानी केमिकल, थर्ड ऑप्शन है जैविक यानी बायोलॉजिकल और डी ऑप्शन है अजैविक यानी इनऑर्गेनिक। तो दोस्तों हमारा जो थर्मल संक्रमण होता है यानी ऊष्मीय संक्रमण असंक्रमण होता है, वो उच्च स्तर का असंक्रमण होता है जिसका तल एक नियत ताप के जल के संपर्क में रहता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। आयोडीन के अल्कोहलिक विलयन अच्छे असंक्रामक हैं, परंतु इनमें दोस्तों अब यहाँ पे ऑप्शन है हमारे फर्स्ट ऑप्शन है स्किन एरिटेशन हो जाती है, बी ऑप्शन है स्टेनिंग हो जाती है, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन है ना तो ए ना तो बी। तो दोस्तों आयोडीन एक अच्छे अल्कोहलिक विलेन है और अच्छे असंक्रामक हैं, लेकिन ये कभी कभी स्टेनिंग भी कर लेते हैं, तो इसके लिए हमारा सही जवाब है बी, स्टेनिंग हो जाती है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए निम्न में से कौन सा असंक्रामक उपयोगी है लेकिन अन्य सूक्ष्म बीमारियों के लिए उतना लाभकर नहीं है? तो जिसमें हमारे ऑप्शन है फिनोलिक कंपाउंड, सेकेंड ऑप्शन है आयोडीन कंपाउंड्स, थर्ड ऑप्शन है अल्कोहल और फोर्थ ऑप्शन है हेक्साक्लोरोफीन। तो दोस्तों यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात की जा रही है कि इसमें कौन से ऑर्गेन कंपाउंड्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं जो उसको असंक्रामक के लिए उपयोगी है लेकिन सूक्ष्म बीमारियों के लिए उतना लाभकर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सही जवाब जो है वो हो सकता है सी यानी अल्कोहल। अल्कोहल देखिए जब इतने वायरस को खत्म करता है तो वो बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देता है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में इतना कारगर नहीं होते हैं। ठीक है, जब उसकी परसेंटेज मात्रा बढ़ा दी जाती है तभी वो काम करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में भी आ चुका है। MMR वैक्सीन जो टेस्ट वायरस से होने वाली कमजोरी और तनाव से मुक्ति देता है। तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन से ही पता चला MMR यानी मीजल्स मम रूबेला। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा डी,
ये तीनों, ये इसीलिए इसको ट्रिपल वैक्सीन भी कहा जाता है। ये तीनों बीमारियों के लिए कामगार होती है और बच्चों को लगाई जाती है लगभग 9 महीने से और उसके पहले भी। हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, वैक्सीन इम्यून तंत्र को डैश करता है, जिसमें हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मजबूत, सेकंड ऑप्शन है कमज़ोर, थर्ड ऑप्शन है स्थिर और फोर्थ ऑप्शन है अस्थिर। तो दोस्तों जो वैक्सीनेशन किया जाता है बच्चों को, तो वो इम्यून तंत्र को मजबूत करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए हमारा सही जवाब है ए, मजबूत। वैक्सीन इम्यून तंत्र को मजबूत करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा प्रश्न। आबादी के पर्याप्त अनुपात में इम्यून तंत्र की प्रतिरक्षा द्वारा बीमारियों के रोकथाम के उपाय कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इम्यूनाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है एंटीजन, थर्ड ऑप्शन है पोलराइजेशन और फोर्थ ऑप्शन है स्टेरिलाइजेशन। तो दोस्तों इम्यून तंत्र की जो प्रतिरक्षा के लिए, बच्चों की बीमारियों के लिए रोकथाम के लिए जो वैक्सीनेशन किया जाता है उसे हम लोग इम्यूनाइजेशंस कहते हैं। इम्यूनाइजेशंस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो प्रतिरक्षा की यानी इम्यूनाइजेशन सिस्टम की रोकथाम के लिए बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, गंदे पानी का बैक्टीरिया न सिर्फ संक्रामक रोगों को उपजाता है बल्कि वातावरण से डैश की मात्रा को भी अवशोषित कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो गंदे पानी का बैक्टीरिया होता है वो सिर्फ कम्युनिकेबल डिसीज़ को नहीं बनाता बल्कि हमारे इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को भी अवशोषित कर लेता है। तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पर बी, ऑक्सीजन, जिसके कारण हमें काफ़ी परेशानियाँ होने लगती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डैश का अर्थ है कि कोई एलर्जिक पदार्थ त्वचा के संपर्क में आ गया है, जिसमें ऑप्शन है हमारे एरिटेंट, बी ऑप्शन है न्यूट्रोक्सिन, सी ऑप्शन है स्किन सेंसिटाइजर और डी ऑप्शन है हानिकारक अजैविक रसायन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सही जवाब है ए, एरिटेंट का अर्थ है कि कोई एलर्जिक पदार्थ त्वचा के संपर्क में आ गया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, बाह्य शरीर से संबंधित सफाई के सिद्धांत को कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता यानी पर्सनल हाइजीन, सेकंड ऑप्शन है खाद्य स्वच्छता फूड हाइजीन, थर्ड ऑप्शन है पर्यावरण स्वच्छता यानी इन्वायरमेंटल हाइजीन और फोर्थ ऑप्शन है सफाई यानी क्लीननेस। तो दोस्तों जो हमारे बाह्य शरीर की स्वच्छता होती है उसे हम अपनी पर्सनल हाइजीन यानी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत मेजर करते हैं। जैसे हमारे बालों की स्वच्छता, हाथ की नेल्स कट हैं कि नहीं, टीथ की, ये सब हमारी बाह्य शरीर की सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बीजाणु उत्पन्न करने वाले एक बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रासिस जनित एक हानिकारक रोग है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मेनिंजाइटिस जो कि एक दिमागी बीमारी है, बी ऑप्शन है एंथ्रेक्स, सी ऑप्शन है कोरोना वायरस और फोर्थ ऑप्शन है प्लेग जो कि एक चूहे से फैलता है। तो दोस्तों यहाँ पे एंथ्रेसिस जनित की बात की जा रही है यानी जो पोर से उत्पन्न होते हैं, तो उसके लिए हमारा सही जवाब है बी, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो है बीजाणु उत्पन्न करने वाले एक बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस जनित रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बालों और त्वचा में होने वाला एक फंगल संक्रमण है। तो दोस्तों यहाँ पे फंगल संक्रमण की बात की जा रही है जिसमें हमारे ऑप्शन है इम्पिटेगो, बी ऑप्शन है स्क्रैबीज, थर्ड ऑप्शन है रिंगवर्म और फोर्थ ऑप्शन है कंजक्टिविक्स। तो दोस्तों ये तो आँख से इन्फेक्शन से होने वाला डिसीज़ है। तो यहाँ पे त्वचा और बालों की बात की जा रही है, तो उसके लिए हमारा सही जवाब हो सकता है सी, रिंगवर्म, जिसमें हमारे रिंग जैसे छल्ले टाइप में हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, इमारत के किसी कमरे में बाहरी हवा को पुनः चक्रण द्वारा फैलाना कहलाता है।
तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है वेंटिलेशन, सेकंड ऑप्शन है वातानुकूलन, थर्ड ऑप्शन है शुद्धिकरण और फोर्थ ऑप्शन है वायु प्रदूषण। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि बाहरी हवा के पुनः चक्रण की बात की जा रही है, तो उसके लिए हमारा सही जवाब है ए, वेंटिलेशन। यानी जो इमारत के किसी कमरे में बाहरी हवा का पुनः चक्रण होता है उसे वेंटिलेशन के थ्रू फैलाया जाता है। इसमें गर्म हवा बाहर जाती है और ठंडी हवा अंदर की ओर आती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक महामारी जो देश की सीमाओं को तोड़कर एक विस्तृत क्षेत्र में बहुत बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करती है, ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं? तो उसके लिए हमारे ऑप्शन है पैडेमिक, सेकंड ऑप्शन है एंडेमिक, थर्ड ऑप्शन है एक्सथोमिक और फोर्थ ऑप्शन है एंडोथर्मिक। तो दोस्तों ऐसी बीमारियां जो हमारे देश की सीमाओं को तोड़कर बाहर विस्तृत जगह क्षेत्र में पूरे विश्व में फैल जाती हैं और लोगों को प्रभावित करती हैं, तो ऐसी बीमारियों को पैंडेमिक कहा जाता है, जो कि इस समय कोरोना महामारी के रूप में हमारे देश में फैली हुई है या पूरे विश्व में फैली हुई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिना पैंथागन पीड़ित रोगी के पास से पैंथागन पीड़ित रोगी को पैंथागन पीड़ित रोगी के पास रेफर करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें ऑप्शन है हमारे कोऑपरेटिंग, बी ऑप्शन है कोहैबिटेशन, थर्ड ऑप्शन है इंक्यूबेशन और फोर्थ ऑप्शन है कोहार्टिंग। तो दोस्तों यहाँ में हमारा सही जवाब है कोहार्टिंग। तो इस प्रोसेस से मतलब ये है कि जो भी बीमारी है उस वार्ड में सिर्फ उसी बीमारी के रोगी को रखा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सही समय पर ITI से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।